हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने राउट्स लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया था और राउट्स लॉ को हमने फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से भी रिलेट किया था, जिससे हमने एक्सए और वाईए में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था। एक्सए जहां पर लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन है और वाईए वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन है, राइट। और हमने ये कंक्लूड किया था कि जब एक सॉल्यूशन वेपराइज होता है तो जो वेपर्स बनती है उसमें ए और बी दोनों होंगे, लिक्विड में भी ए और बी दोनों होंगे, लेकिन वेपर की कंपोजिशन कुछ और होगी, लिक्विड की कंपोजिशन कुछ और होगी। क्या हम वाई वाई बी को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, वो डेटा पर डिपेंड करेगा। बट अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है तो क्या कह सकते हो, जो वाई ए होगा वो एक्स ए से ज्यादा होगा और जो वाई बी होगा वो एक्स बी से कम होगा। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन था। एक क्वेश्चन भी हमने किया था जिससे इस चीज को हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी पार्ट पर आगे आते हैं। लेट्स से कंटेनर है जिसमें आपने क्या किया, ए और बी के कुछ मोल्स पुट कर दी, ए और बी के कुछ, ठीक है। ये एक मेटल प्लेट है, यहां पर मेटल प्लेट रखी हुई है और यहां पर लिक्विड ए और बी। हमें पता है ए भी वेपराइज होगा, बी भी वेपराइज होगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ए की भी वेपर्स होगी और बी की भी वेपर्स होगी। अब हमने क्या किया, इस मेटल प्लेट को इक्विलिब्रियम आ जाएगा और अगर थोड़ी सी वेपर्स बनी है, बहुत थोड़ी सी वेपर्स बनी है, तो हम यहाँ पर लिक्विड की कंपोजिशन को इनिशियल कंपोजिशन के बराबर ले सकते हैं और उससे हम पी ए पी बी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, किया जा सकता है। फिर आपने क्या किया, इस मेटल प्लेट को थोड़ा ऊपर उठा के रख दी। अब लिक्विड और वेपराइज होगा, थोड़ी देर के बाद फिर से सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, लेकिन हाँ, अब हम मान रहे हैं कि रिमेनिंग लिक्विड की कंपोजिशन इनिशियल कंपोजिशन के इक्वल नहीं है। क्या होगी कंपोजिशन, ये इस पर डिपेंड करेगा कि ए या बी में से कौन कितना इवेपोरेट हुआ है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया था कि एक बी के 1 मोल वेपराइज हुए हैं, तो हमने निकाल लिए थे कि ए के कितने होंगे। उसी तरह से यहां पर कुछ गिवन होगा कि इतनी मेटल प्लेट को ऊपर रखा कि बी के 0.2 मोल्स वेपराइज हो गए, ठीक है। फिर मेटल प्लेट को थोड़ा और ऊपर उठा के रख दिया, अब मान लो बी के 0.4 मोल्स वेपराइज हो रहे हैं, तो फिर से हम एक्स ए, एक्स बी, वाई ए, वाई बी और पीटी निकाल सकते हैं। फिर मेटल प्लेट को थोड़ा और ऊपर उठा के रख दिया, तो फिर से हम एक्स ए, एक्स बी, वाई ए, वाई बी, पीटी निकाल सकते हैं। यानी हर एक कंडीशन पर, हर एक इंस्टेंट पर एक्स ए, एक्स बी, वाई ए, वाई बी और पीटी आप निकाल सकते हो। हाँ, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहां रखा तो आंसर कुछ और होगा, यहां रखा तो कुछ और होगा, यहां रखा तो कुछ और होगा। धीरे धीरे सॉल्यूशन की क्वांटिटी, लिक्विड सॉल्यूशन की क्वांटिटी कम होती जा रही है और गैसेस सॉल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। इसी तरह से सोचो, अगर हम मेटल प्लेट को ऊपर उठाते जाएं तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब यहां पर एक लास्ट ड्रॉप सॉल्यूशन की बचेगी, लास्ट ड्रॉप लिक्विड सॉल्यूशन की बचेगी। पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस लास्ट ड्रॉप में क्या होगा, क्या ए और बी दोनों होंगे या केवल ए होगा या केवल बी होगा। ए ज्यादा वोलेटाइल है तो क्या केवल ए होगा या केवल बी होगा या दोनों होंगे। क्या हम इस लास्ट ड्रॉप की कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, वो अब हमें देखना है। क्या लास्ट ड्रॉप की कंपोजिशन है, इसमें ए कितना होगा, बी कितना होगा, क्या वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, ये अब हमें देखना है यहां पर। तो लास्ट ड्रॉप की कंपोजिशन हमें निकालनी है। क्या इसके लिए भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर लास्ट ड्रॉप बची है तो ए के एन ए मोल्स और बी के एन बी मोल्स वो पूरे वेपराइज हो चुके होंगे, ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ही बचा है, यानी ऑलमोस्ट वो वेपराइज हो चुके हैं। तो जो इनिशियल लिक्विड की कंपोजिशन थी, जो एक्स ए एक्स बी इनिशियली थे, वो अब वेपर की कंपोजिशन हो जाएगी। जैसे जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें इसके 1 मोल थे, इसके 3 मोल्स थे। अब हम लास्ट ड्रॉप बची तो इसके 1 मोल पूरे वेपराइज हो चुके होंगे, इसके 3 मोल्स पूरे वेपराइज हो चुके होंगे, क्योंकि यहां तो बहुत कम है। तो वेपर के अंदर ए का 1 मोल है, बी के 3 मोल है, तो वाई क्या हो जाएगा 1/4 और वाई पी क्या हो जाएगा 3/4। यानी जो इनिशियली एक्स ए एक्स बी थे वही क्या हो जाएंगे वाई वाई बी। तो लास्ट ड्रॉप अगर बचती है तो उस मोमेंट पर आपको वाई वाई बी पता है। अब बैक कैलकुलेशन कर दो, वाई वाई बी से पीटी भी निकाल सकते हैं, वाई वाई बी से एक्स ए एक्स बी भी आप निकाल सकते हैं। यानी यहां पर अब मैं कह सकता हूं 3 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। फर्स्ट, जब थोड़ी सी वेपर्स बनी, बहुत थोड़ी सी, तब हमें क्या पता होगा, एक्स ए एक्स बी पता होगा, वही इनिशियली जो है वही एक्स एक्स बी हमें पता होगा। ये फर्स्ट, थोड़ी सी वेपर बनने पर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन।
फिर आपने क्या किया, मेटल प्लेट को थोड़ा ऊपर उठा के रखा, अब वो यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, सबको सॉल्व करने का तरीका एक ही, आंसर अलग अलग आएंगे बट सबको सॉल्व करने का तरीका वही होगा। तो ये इंटरमीडिएट स्टेजेस, जब कुछ सॉल्यूशन वेपराइज हो चुका है और कुछ नहीं हुआ है, और एट द एंड जब एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड बची हुई है, तब एक्स से एक्स भी, वाई वाई भी, पीटी निकाल सकते हैं। हाँ, उस मोमेंट पर वाई वाई भी तो हमें पता होगा, फिर हमें केवल क्या निकालना होगा, एक्स से एक्स। समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। 1 मोल ईच ऑफ लिक्विड A and liquid B are mixed. Given PA0 75 mm of Hg, PV0 25 mm of Hg. Find YA, YB and PT when first bubble of vapor form YA, YB, PT, XA and XB when 0.5 moles of A are vaporized, YA, YB, PT, XA and XB when last drop is to be vaporized. जब लास्ट ड्रॉप वेपराइज होने वाली है तब एक्स एक्स बी वाई वाई बी पीटी क्या होगा? बड़ा क्वेश्चन तो है ही है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो है, बट इससे हम बहुत सारे थियोरेटिकल कंक्लूजन्स भी ड्रॉ करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ हमें ये समझाएगा क्वेश्चन कि एक सॉल्यूशन जब वेपराइज होता है तो उसमें किस तरह के चेंजेस होते हैं। जैसे टाइट्रेशन में हम पढ़ते हैं ना, HCl में जब NaOH डालते हैं तो पीएच किस तरह से चेंज होती है थ्रू आउट, उसके कर्व्स हम प्लॉट करते हैं, वही यहां पर भी। लास्ट ड्रॉप नहीं लिखा मैंने। फर्स्ट पार्ट तो बड़ा सिंपल सा ही है, 1 मोल ईच, फर्स्ट बबल ऑफ वेपर फॉर्म, जब थोड़ी सी वेपर बन रही है तो बड़ा आसानी से आप कह सकते हो पीटी, एवरेज ही आ जाएगा इसका, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 50, हाफ इंटू 75 प्लस हाफ इंटू 25, वाई अपॉन वाई बी का रेशियो निकाल लेते हैं, वाई ए अपॉन वाई बी, पीटी तो कैंसिल आउट हो गया, एक्स ए, एक्स ए और एक्स बी वो भी कैंसिल आउट हो गया, तो पी ए नोट 75 अपॉन पी बी नोट 25, 3:1, तो वाई ए हो गया 3/4 वाई बी हो गया 1/4। वेपर के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन राइट नाउ ज्यादा आ रहा है क्योंकि लिक्विड के अंदर तो दोनों का बराबर है, लेकिन ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो इसीलिए वाई ए वाई बी से ज्यादा आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट, इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ए के कितने मोल्स वेपराइज हो रहे हैं 0.5, तो वेपर के अंदर ए के 0.5, बी के नहीं पता तो एक्स मान लिए, रिमेनिंग लिक्विड में ए के 0.5, बी के 1 माइनस एक्स। सॉल्व करना पड़ेगा, 0.5 अपॉन वेपर के अंदर वाई ए
PT इक्वल्स टू x से 0.5 अपॉन 1.5 माइनस x, दोनों का सम 75। दूसरी इक्वेशन किसके लिए बनेगी? b के लिए। रेशियो ले लीजिए 0.5 अपॉन x इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू टी बाई 1। तो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x, तो x इक्वल्स टू 1/4। सेकेंड पार्ट के आंसर यानी 0.25 और ये 0.75। तो यहाँ टोटल कितना हो गया? 0.75। तो पीटी भी निकालना पड़ेगा, पीटी अभी निकाल लेते हैं, पहले ये लिख लेते हैं। तो वाई ए कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा 2/3, वाई बी हो जाएगा 1/3, एक्स ए 0.5 0.75, तो टोटल 1.25 में से 0.5, तो एक्स ए अगर आप निकालोगे तो 0.4 और एक्स बी निकालोगे उस मोमेंट पे तो 0.6। कंपेयर कर सकते हो, सब कंपेयर कर सकते हो। और पीटी की वैल्यू डायरेक्ट इसी से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 0.4 इंटू 75 तो कितना हो गया? 330, और इसका हो गया 15 तो 45। और एक चीज याद रखना, ये पीटी हमेशा 75 से 25 के बीच में ही आएगा, 75 से 25 के बीच में ही आएगा। दूसरा लॉजिक भी बता सकता हूं, देखा जाए तो यहां पर ये 0.4 और ये 0.6 है, ये 40%, ये 60%, तो जो दोनों का डिफरेंस है 25 से 75, 50 का डिफरेंस है, उसको ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:3, 2:3 के रेशियो में, यानी एक तरफ 45 उसको 2:, जो डिफरेंस है 50 का 45 उसे 2:3 के रेशियो में डिवाइड करें। 25 माइनस 45 20, 45 माइनस 75 30, उस तरह से भी देख सकते हो। एंड थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट के टाइम पर जब लास्ट ड्रॉप वेपराइज होगी तो वाई भी तो पता ही है, वाई ए हाफ, वाई बी भी हाफ। क्यों? तब तक दोनों के 1 मोल पूरे वेपराइज हो चुके हैं, दोनों के 1 मोल पूरे वेपराइज हो चुके हैं, तो ये हाफ और हाफ। अब हमें यहां से और क्या निकालना है? एक्स से एक्स भी तो उल्टा चलेंगे, इसको अब मैं हटा रहा हूं, लिख लीजिए या देख लीजिए कहीं कंफ्यूजन तो नहीं। तो वाई भी हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीटी इधर 1, एक्स से एक्स बी, पी ए नॉट 75 25, तो ये हो गया एक्स से 1/3 1/4 सॉरी 1:3, तो 1/4 3/5, यानी लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो उसमें भी ए है, ऐसा नहीं ए नहीं है, ऐसा नहीं कि सर ये ज्यादा वोलेटाइल है तो पूरा चला जाएगा। लास्ट ड्रॉप भी जो हम नोटिस करें उसमें ए का 1/4 मोल से अच्छी खास है, ऐसा नहीं कि नेग्लिजिबल है, 0.25 और ये 0.75। पीटी फिर से निकाला जा सकता है, यहाँ पर पीटी निकालने के लिए पीटी इक्वल्स टू 1/4 इंटू 75 प्लस, तो 1/4 कॉमन आ जाएगा, 75 प्लस 75 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होके तो 150/4 यानी 37.5।
ये रिजल्ट्स बहुत कुछ बता रहे हैं, ये रिजल्ट्स जो है हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखें इनिशियल यहां पर लिख देता हूं x से 1/2 यानी 0.5 था और x भी 0.5। अब आप देखिए a का मोल फ्रैक्शन कैसे वेरी कर रहा है, 0.5, इंटरमीडिएट पार्ट पर 0.4 और लास्ट में जाते जाते रिमेनिंग लिक्विड में a का मोल फ्रैक्शन केवल कितना ले गया, 0.25। a का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, उसी तरह से b का बढ़ रहा है, 0.5, 0.6, 0.75। यानी हो क्या रहा है, एक सॉल्यूशन जब वेपराइज हो रहा है तो अगर उसकी कुछ क्वांटिटी वेपराइज हो रही तो रिमेनिंग सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है ये ओरिजिनल वाला नहीं रहेगा, ये ओरिजिनल वाला नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है जैसे इसको मैं ऐसे पुट कर दूं, एक एग्जांपल में ले रहा हूं, थोड़ा समथिंग लाइक दैट। इसको आप यूं सोच सकते हो कि एक ग्लास में हमने वाटर और अल्कोहल मिक्स किया, वाटर और अल्कोहल मिक्स कर दिया और आपने इसको छोड़ दिया। लेट्स से आपने 50-50% दोनों को मिक्स किया और छोड़ दिया, रख दिया इसको हमने। अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, वो ज्यादा वोलेटाइल है। तो अगर इसमें से आधी क्वांटिटी वेपराइज हो चुकी है, लेट्स से अगले दिन आपने देखा कि इसमें से आधी क्वांटिटी वेपराइज हो चुकी है और मैं कुछ ऐड ऑन नहीं करना चाहता हूं, ना आप कुछ सोचना इससे रिलेटेड और कुछ बात, केवल फोकस इसी पे करना, वेपर प्रेशर के अलावा और कोई थॉट नहीं आना चाहिए माइंड में। तो अगले दिन आप कह सकते हो अगर आधी क्वांटिटी सॉल्यूशन बचा तो क्या लगता है अभी भी वो दोनों 50-50% ही होंगे, अल्कोहल और वाटर नहीं होगा। अल्कोहल का परसेंटेज कम होगा 50% से, वाटर का परसेंटेज 50% से ज्यादा होगा। ओरिजिनल वाला सॉल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि एक सॉल्यूशन जब वेपराइज होता है तो रिमेनिंग सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज होती है। और वो चेंज कैसे होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। जो मोर वोलेटाइल है उसका मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा और जो लेस वोलेटाइल है उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। कैसे डिसाइड करते हैं मोर वोलेटाइल कौन है और लेस वोलेटाइल कौन है? तो ये PA0 और PB0 से हम डिसाइड करते हैं। PA0 और किससे डिसाइड करते हैं? PB0 से कि हाँ ये मोर वोलेटाइल है और ये लेस वोलेटाइल है। तो यहां पर कंपोजिशन चेंज हो रही है, ये रिजल्ट सामने है। दूसरा पॉइंट अभी मैं लिखवाऊंगा है, अगेन यहां पर आप देखो ये 50, ये 45, ये 37.5, यानी यहां पर क्या हो रहा है, ये एक सॉल्यूशन है, यहां पर एक मेटल प्लेट रखी हुई है, ये A और B का कोई सॉल्यूशन है। आपने मेटल प्लेट को यहां रखा हुआ है, कुछ वेपर्स बनेगी और इक्विलिब्रियम पर कुछ प्रेशर होगा। जब आपने इस मेटल प्लेट को यहां उठा के रख दिया, यहां उठा के रख दिया तो कुछ और सॉल्यूशन वेपराइज होगा और फिर से सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा। बट क्या अब जो वेपर प्रेशर होगा वो वही PT ही होगा? नहीं होगा, ये वेपर प्रेशर कुछ और होगा, ये वेपर प्रेशर कुछ और होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब ये जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उसकी कंपोजिशन बदल गई, उसकी कंपोजिशन उसमें x से x भी बदल गए, तो अब जो PT होगा यानी PT रेश वो इससे अलग होगा। और ऊपर उठा के रख दोगे ये वेपर प्रेशर कुछ और होगा। ऐसा सॉल्यूशन के केस में होता है, प्योर लिक्विड में नहीं होता। प्योर लिक्विड में क्यों नहीं होता? प्योर लिक्विड में मेटल प्लेट को आपने यहां रख दिया, प्रेशर है PT, अब उठा के यहां रख दोगे तब भी PT आएगा। प्योर लिक्विड की बात कर रहा हूं, ये क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन है। प्योर लिक्विड में हमेशा प्रेशर वही क्यों आएगा? क्योंकि प्योर लिक्विड है। वेपराइज होने पर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेपराइजेशन होने पर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पर उठा के रख दो, यहां उठा के रख दो, यहां उठा के रख दो, फिर से सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा, फिर से प्रेशर PT ही होगा। वो तभी चेंज होगा जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे, लेकिन यहां पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। बट अगर आप मेटल प्लेट को यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां उठा के रखोगे तो जो प्रेशर होगा वो अलग होगा और कह सकते हो कि वो कम होता जाएगा, वेपर प्रेशर कम होता है। थोड़ी सी वेपर्स बनेगी तब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, फिर और बनेगी तो कम होगा, फिर और ज्यादा क्वांटिटी वेपर की बनाओगे तो कम होता जाएगा। सेम नहीं रहेगा, प्योर लिक्विड में उतना ही रहेगा वेपर प्रेशर। पानी डाल दिया कंटेनर में, लेट्स से पानी का वेपर प्रेशर है 40 mm of Hg,
मेटल प्लेट को यहाँ रखोगे तब भी 40 mm ऑफ Hg, यहाँ रखोगे 40 mm ऑफ Hg, यहाँ रखोगे 40 mm ऑफ Hg, वही रहेगा। बट एक सॉल्यूशन की केस में यहाँ रखा हुआ है 50, यहाँ रख दिया लेट्स से 45, और ऊपर उठा कर रख दोगे 37.5, कम होता है। ऐसा ही और कम होगा धीरे धीरे, आप कह सकते हो क्वांटिटी। ये लास्ट जब थोड़ी सी थोड़ा लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची हुई है तब ये फील, ये जो रिजल्ट्स हैं, अभी तक क्या है आपको ये रिजल्ट्स पता नहीं है, तो हमारा थॉट प्रोसेस हो सकता है कुछ अलग हो। अब आपको अपने माइंड में ये थॉट प्रोसेस फिट करना है ताकि आप सोचने इस तरह से लगो। ये रिजल्ट्स मैंने बता दिए, अब आप इसको ड्राउट स्लो से मत सोचो, आप ये सोचो कि हाँ जो मैंने कहा वो रियलिटी है। आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि अल्कोहल और वाटर का एक मिक्सचर लिया, अब हम इससे वेपराइज होने के लिए छोड़ रहे हैं, तो जब ये कुछ वेपराइज हो जाएगा तो जो रिमेनिंग सॉल्यूशन होगा वो ओरिजिनल नहीं होगा, वो रिमेनिंग सॉल्यूशन की कंपोजिशन ओरिजिनल सॉल्यूशन से कुछ और होगी। राइट, लिखे यहां पर एक दो लाइंस लिखे, नोट करके लिखे, नोट करके। एज ए सॉल्यूशन वेपराइजेस, as a solution vaporizes, composition of remaining solution, composition of remaining solution changes, ब्रैकेट में लिखिए mole fraction of more volatile substance, mole fraction of more volatile substance। देखिए आसान बनाने के लिए यहां पर जब भी मैं कर रहा हूं क्वेश्चन तो ए को ज्यादा वोलेटाइल ले रहा हूं ताकि लैंग्वेज थोड़ी आसान रहे। तो आप चाहो तो एक्स से लिख सकते हो क्योंकि हमने माना हुआ कि हाँ ए ज्यादा वोलेटाइल है, अगर बी है तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते हो आप। तो मोल फ्रैक्शन ब्रैकेट में लिखना है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल सब्सटेंस डिक्रीजेस and that of less volatile substance, यानी x भी एक तरह से that of less volatile substance, चाहो तो लिख दो x से, और that of less volatile substance x भी increases। x से PA0 प्लस XB PB0, ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ठीक है, ये डिक्रीज ये इंक्रीज होगा। इनफैक्ट कह सकते हो एक्स प्लस एक्स बी का सम तो 1 है, तो जितना ये कम होगा उतना ही बढ़ेगा, जितना ये कम होगा उतना ही बढ़ेगा। तो फिर यहां पर एक डाउट आता है सर जितना ये कम हो रहा है उतना ही बढ़ रहा है, तो फिर तो पीटी को कांस्टेंट रहना चाहिए, फिर तो पीटी को कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या कहते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 75 से, ये 25 से, ये ज्यादा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वैल्यू डिक्रीज ज्यादा हो रही है, इंक्रीज उतनी नहीं हो रही है, तो ओवरऑल ये जो पीटी है वो डिक्रीज होगा, ओवरऑल जो पीटी है वो डिक्रीज ही होगा। तो ये लिखो, ये एरो बना दो, जो मैंने समझा है, ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये कम होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये लिखने के बाद लिखिए as a solution vaporizes, its vapor pressure, ब्रैकेट में लिख दीजिए PT, its vapor pressure decreases, its vapor pressure decreases, ठीक है। तो PT जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये याद रखना, इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बिकॉज अगर ये नहीं पता तो इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं समझ में आएगा अगर ये सेंटेंस नहीं पता है तो। बहुत बार मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हुआ है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, या कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होते क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर उनसे पूछो कि मेटल प्लेट को यहाँ रखे व्हाट अबाउट प्रेशर, वेपर प्रेशर, तो आंसर आता सेम। क्यों? क्योंकि वो प्योर लिक्विड के कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उन्हें लगता है वेपर प्रेशर तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पर ये प्योर लिक्विड नहीं है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के केस में स्टेटमेंट टेम्परेचर के अलावा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की कंपोजिशन पर भी डिपेंड करता है, ये पता ही नहीं होता, ये पता ही नहीं होता है।
जबकि ये बहुत जरूरी, आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा अगर ये पॉइंट नहीं पता। आगे मैं इस पॉइंट को बार बार यूज करूंगा। अब मैं आगे हर बार इतना नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट एक ही सेंटेंस बोलूंगा कि जैसे जैसे सॉल्यूशन वेपराइज हो रहा है वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। अब ये याद रखना होगा आपको, सॉल्यूशन वेपराइज हो रहा है उसका रिमेनिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, रिमेनिंग सॉल्यूशन की कंपोजिशन चेंज होगी, एक्स जो है कम होता जाएगा, एक्स भी जो है वो बढ़ता जाएगा। अब इसका यूज क्या है, इसको कैसे हम यूज करेंगे वो मैं समझाता हूं, राइट। तो अब हम यहां पर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इस चैप्टर का एक जो मेन पार्ट है वो ये है कि एक सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड कैसे अलग अलग बिहेव करते हैं। एक सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड कैसे अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पर अभी वेपर प्रेशर की तो बात कर ली हमने, वेपर प्रेशर कैसे वेरी करता है। अब मैं आपको यहां पर इससे बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट करवाऊंगा कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वेरी करता है एक सॉल्यूशन का, क्या होता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब भी क्या होता है वो भी समझना होगा। इवन हो सकता है शायद हमें प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का भी मतलब सही से नहीं पता। याद है आपको, बताया था मैंने थर्मोडायनेमिक्स में, तब मैंने कहा था कि मैं वापस से आपसे पूछूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की। पहले वो बात कर लेते एक बार, दो डेफिनेशन है ना, या एक दो डेफिनेशन बॉइलिंग पॉइंट, ये सब मैं लिखवा चुका हूं। फर्स्ट वन, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। दूसरी डेफिनेशन, टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम। बेसिकली सेकंड डेफिनेशन से आप मेल्टिंग पॉइंट और सब्लिमेशन पॉइंट की भी डेफिनेशन दे सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में रहते हैं और सब्लिमेशन पॉइंट पर सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम पर रहते हैं। दोनों ही डेफिनेशन सही है, दोनों ही हम यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ज्यादा किसी एक को हम प्रेफरेंस देते हैं। आई थिंक आप सबसे मैंने एक क्वेश्चन उस टाइम पे भी पूछा था, फिर से पूछूं। 1 एटमॉस्फेयर 400 केल्विन पर अगर हमारे पास H2O है तो इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी। 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन पर क्या होगी और 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन पर क्या होगी। क्वेश्चन मैं आप लोगों से पहले भी पूछ चुका हूं थर्मोडायनेमिक्स में, याद आ रहा है कहां पर, जब हमने फेज चेंज के केस में एंट्रोपी चेंज निकाली थी। जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तब हमने एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट किया था, तब मैंने ये सारा डिस्कशन किया था। यस, आई थिंक यहाँ पर तो किसी को कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है। 1 एटमॉस्फेयर वाटर की बात कर रहा हूँ, H2। फिजिकल स्टेट की बात करें गैस, कंफ्यूजन होता है। 1 एटमॉस्फेयर 300 गैस या गैस प्लस लिक्विड। यहां पर अगेन कोई कंफ्यूजन नहीं होता, सिंपली लगता है गैस प्लस लिक्विड, बट यहां कंफ्यूजन होता है गैस या गैस प्लस लिक्विड। नहीं, गलत लिख दिया, लिक्विड या लिक्विड, सॉरी, लिक्विड या गैस प्लस लिक्विड। नहीं है कोई कंफ्यूजन, कंफर्म सही से आंसर पता आपको, पीछे पलट के तो नहीं देख रहे हो। यस, ओनली लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड नहीं होगा। किसका डिफरेंस है ये सब डिफरेंस किसका होता है, कंटेनर का। क्योंकि आप यहां पर अगर प्रेशर लिख रहे हो तो कंटेनर कौन सा यूज करना पड़ेगा जिसमें पिस्टन लगा, कंटेनर कौन सा यूज करना पड़ेगा जिसमें पिस्टन लगा हुआ हो, तब सोचोगे आप, तब आपको सब कुछ सोचना है। कंटेनर जिसमें पिस्टन नहीं लगा हुआ है उससे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसमें बाहर के प्रेशर का कोई रोल ही नहीं है, उसमें बाहर के प्रेशर का कोई रोल नहीं है। कंफ्यूजन इसी से आता है, ये कंटेनर जिसमें पिस्टन लगा हुआ है, ये कंटेनर जिसमें पिस्टन नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर हम बात ही कर रहे हैं प्रेशर की, तो कंटेनर तो वही यूज करना पड़ेगा जिसमें पिस्टन लगा हुआ है।
चलिए एक बार मैं फिर से फटाफट समझा देता हूं ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए और वापस रिपीट हो जाए। हमने इस कंटेनर के अंदर पानी भरा, 400 केल्विन पर H2O लिक्विड है, बाहर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रखा है। अभी मैंने इस मेटल प्लेट को होल्ड किया हुआ है, मेटल प्लेट का कोई प्रेशर नहीं है, ध्यान रखना, इसको होल्ड किया हुआ है, यानी बाहर के प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको पकड़ा हुआ है। यानी अगर इसको होल्ड किया हुआ तो इस कंटेनर में और इस कंटेनर में कोई डिफरेंस नहीं है। ये वाटर वेपराइज होगा, कब तक होगा, जब तक प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के बराबर नहीं आता। मान लेते हैं 400 केल्विन पर वाटर का वेपर प्रेशर 1.1 एटमॉस्फेयर, 1 से ज्यादा ही होगा, मैं 1.1 मान रहा हूं। ये पानी वेपराइज होगा कब तक, जब तक यहाँ पर प्रेशर 1.1 एटमॉस्फेयर नहीं हो जाता। जब यहाँ प्रेशर 1.1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा तो अंदर लिक्विड और वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। जब यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, बाहर का प्रेशर 1, अंदर का 1.1। अब हमने इस पिस्टन को छोड़ दिया, बाहर का 1, अंदर का 1.1, पिस्टन को छोड़ दिया। अब क्या होगा, अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर कम, ये पिस्टन ऊपर जाएगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा। जैसे ही अंदर का प्रेशर कम होगा, पानी वेपराइज होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं बिल्कुल, यहाँ का 1.1, यानी यहाँ जैसे ही प्रेशर कम होगा पानी वेपराइज होगा। यहाँ प्रेशर फिर से 1.1, बाहर का 1, अंदर का अभी भी ज्यादा, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ का प्रेशर कम होगा, पानी वेपराइज होगा और फिर अंदर का प्रेशर कितना कर देगा, 1.1, अभी भी अंदर का 1.1, बाहर का 1, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर प्रेशर कम होगा, फिर पानी वेपराइज होगा। यानी चेंज क्या हो रहा है, बाहर का प्रेशर 1 ही है, अंदर का भी यूं तो 1.1 ही मेंटेन कर रहा है, लेकिन पिस्टन ऊपर जा रहा है और धीरे धीरे लिक्विड वेपराइज हो रहा है, लिक्विड की क्वांटिटी वेपराइज हो रही है। देखो अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो ये पानी, ये पिस्टन ऊपर जाएगा और अंदर का प्रेशर जैसे ही 1.1 से कम होगा ये पानी वेपराइज होगा। ना तो ये पिस्टन मारने वाला है, ना ये पानी मारने वाला है। पानी चाहता अंदर प्रेशर 1.1 रहा है, पिस्टन चाहता अंदर प्रेशर 1 हो, पिस्टन ऊपर जाएगा, पानी वेपराइज होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, पानी वेपराइज होगा। एक टाइम आएगा जब यहाँ पर एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड की रहेगी, एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड की रहेगी। अभी भी अंदर का प्रेशर 1.1 है अभी तक, लेकिन जब ये पिस्टन अब ऊपर जाएगा तो ये लास्ट ड्रॉप भी वेपराइज हो गई। अभी तक तो यहाँ का प्रेशर 1.1 है, लेकिन अब जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो अंदर का प्रेशर कम होने पर बढ़ाने वाला कोई नहीं है, पानी तो पूरा वेपराइज हो गया। अब अंदर का प्रेशर 1.1 से कम होगा, 1.09, 1.08, 1.07, 1.05 कम होते होते अंदर का प्रेशर भी कितना हो जाएगा, 1। अंदर का प्रेशर भी 1 आ जाएगा, बाहर का प्रेशर भी 1। सिस्टम विल बी एट इक्विलिब्रियम। लेकिन तब तक पूरा पानी वेपराइज हो चुका है, पूरा पानी वेपराइज हो चुका है, लास्ट ड्रॉप भी वेपराइज हो चुकी है। अब अंदर केवल यूं कह दो कि हाँ अंदर का प्रेशर भी 1 आ चुका है, पूरा लिक्विड वेपराइज हो चुका है, यानी ओनली गैस। यही इसका उल्टा, बाहर का प्रेशर तो अभी भी 1 है, अंदर पानी हमने किस पे डाला, 300 केल्विन पर, मान लेते 300 केल्विन पर, रैंडमली ले रहा हूं, प्रेशर है 0.5 एटमॉस्फेयर, 0.5 ले लिया मैंने इसमें। क्या होगा, पिस्टन को होल्ड किया होता, पानी वेपराइज हुआ, अंदर इक्विलिब्रियम आ गया, प्रेशर 0.5, बाहर का 1। अब जैसे ही आप पिस्टन को छोड़ोगे क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगा आपकी बाहर। जैसे ही प्रेशर 0.5 से ज्यादा होगा, वाटर वेपर्स कंडेंस होगी इस बार। वेपर प्रेशर पानी का, वाटर वेपर्स का, उसके वेपर प्रेशर से ज्यादा जैसे ही होगा वेपर्स कंडेंस होगी, और कम होगा लिक्विड वेपराइज होगा, वेपर्स कंडेंस होगी, फिर से अंदर प्रेशर 0.5, अंदर का प्रेशर 0.5, बाहर को 1, पिस्टन और नीचे आएगा। जैसे ही अंदर का प्रेशर बढ़ेगा वेपर्स फिर कंडेंस हो जाएगी, फिर पिस्टन नीचे आएगा, फिर वेपर्स कंडेंस होगी, धीरे 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 ये पिस्टन डायरेक्ट लिक्विड की सरफेस को टच करेगा, यानी जितनी भी वेपर्स थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, ओनली लिक्विड। और एट 373 केल्विन अंदर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, बाहर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अब आप इस पिस्टन को छोड़ दो, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिस्टम विल बी एट इक्विलिब्रियम। इसीलिए इसे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, फर्स्ट डेफिनेशन। एट दिस टेम्परेचर वेपर्स एंड लिक्विड्स आर इन इक्विलिब्रियम। यहाँ वेपर और लिक्विड नहीं है, यहाँ केवल लिक्विड है, यहाँ केवल गैस है, यहाँ दोनों ही है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट है। ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं, ये बॉइलिंग पॉइंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था बॉइलिंग पॉइंट टर्म ही तब डिफाइन होती है जब कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ। अगर पिस्टन नहीं लगा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन नहीं होगा। इस तरह के कंटेनर में बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन नहीं।
इवन आप इसको 300, आपको भी पता 300 केल्विन पर अगर मैं पानी भर दूंगा क्या ये वेपराइज नहीं होगा? होगा। जैसे अगर प्रेशर 0.5 है तो यहाँ पर भी वेपराइज होगा। कब तक? 0.5 एटमॉस्फेयर तक, पूरा नहीं होगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इवन 400, इसमें यहाँ पर आपको क्या लगता है 400 केल्विन पर आप पानी भर दोगे तो ये पानी पूरा वेपराइज हो जाएगा। यहाँ पर 400 केल्विन पर भी पूरा नहीं होगा। 400 केल्विन पर कब तक होगा? जब तक प्रेशर 1.1 नहीं आ जाता। यानी यहाँ पर 373 की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ सीधा सा एक ही स्टेटमेंट है, कब तक वेपराइज होगा? जब तक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर नहीं आ जाता। पूरे वाली की पूरा होगा ऐसा कोई बात नहीं। या ना 400 पे पूरी वेपर्स होगी, ना 300 पर पूरी वेपर्स होगी, हमेशा लिक्विड प्लस वेपर होगी। इवन मैं आपको बताऊं सॉलिड्स का भी वेपर प्रेशर होता है। ये अलग बात है कि वो बहुत कम होता है, तो सॉलिड्स भी थोड़े बहुत वेपराइज होते हैं। कुछ सॉलिड्स ज्यादा होते हैं, नेफ्थिल में आपको पता है अच्छा खासा होता है, बट ज्यादातर का कम होता है। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन नहीं है। अगर आपको लग रहा हो, मैंने पहले भी आपको होता है एटमॉस्फेयर में ओपन कंटेनर है, वेपर प्रेशर का कोई मतलब, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं। खुले हुए कंटेनर में आप पानी को हीट अप कर रहे हो, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? कोई मीनिंगलेस है। 40 डिग्री पे भी वो वेपराइज हो, 40 डिग्री पर भी होगा, होता ही है। खाली गिलास रख दो पानी की, एक दिन बाद आके देखोगे तो पानी पूरा उड़ जाएगा। कहाँ टेम्परेचर हमने 100 डिग्री से क्या ज्यादा कर दिया? या रात को सडनली कुछ भूत प्रेत आत्माएं आई होगी और टेम्परेचर बढ़ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पानी तो 40 ओपन कंटेनर में 40 डिग्री पर भी हो रहा है, क्योंकि इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं है। यस, एक बॉइलिंग पॉइंट टर्म तभी डिफाइन होगी जब आप पिस्टन लगे हुए कंटेनर यूज करोगे। और मैं बता दूं इस पूरे चैप्टर में आपको कंटेनर ये सीट पिस्टन लगे हुए ही यूज करने। इस तरह के कंटेनर से कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। समझ, ये अगेन एक मेजर ड्रॉबैक है। समझ, चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं और चैप्टर के एंड में पूछ लो बहुतों से 95% कम से कम, देखो बहुत एग्जेगरेट नहीं करता बट इतना मिनिमम पे मैं श्योर हूं तब बात कर, उनने पूछ लो यार ये कंटेनर कौन सा यूज कर रहे हो इस चैप्टर में? आंसर है क्या फर्क पड़ता है कंटेनर से? क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है, किसी से भी कंटेनर से को नहीं पता होता बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, दुनिया से आप पूछोगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यार इसमें क्या पानी का 100 डिग्री सेल्सियस। अरे भाई जो खुला हुआ पानी आप यूज कर रहे हो ना उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। नदी में पानी उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस की कोई इंपॉर्टेंस, वो 70 डिग्री सेल्सियस पर भी वेपराइज हो रहा है, 40 पर भी हो रहा है, क्लाउड्स बनी रहे। 40 पर कम स्पीड से होगा, 70 पर ज्यादा स्पीड से होगा, 100 से ज्यादा कर दोगे स्पीड बढ़ जाएगी, 100 से ज्यादा टेम्परेचर भी होता है। बहुतों को लगता है पानी का टेम्परेचर सर 100 से ज्यादा कैसे कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो आप। सडनली हीट दोगे वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वेपराइज होने में टाइम लग रहा है। आप सडनली बहुत सारी हीट दोगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा। होता ही है, गैस स्टोव पर जो आप पानी भर के रखते हो उसका टेम्परेचर होता ही है, क्योंकि आप सडनली बहुत सारी हीट दे रहे हो, इतनी जल्दी वो वेपराइज नहीं हो पा रहा है। माइंड को चेंज करना पड़ेगा, माइंड को बताना पड़ेगा। ये तो एक छोटी सी बात बताई मैंने आपको, अभी मैं बताऊंगा आपको बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में जो आपको लगेगा कि हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, किस तरह से सोचते आए हैं, बट वो सब गलत है। तो ये तो एक छोटा सा पार्ट था बॉइलिंग पॉइंट, जिसका यस मीनिंग ही तभी है जब कंटेनर में क्या लगा होगा, पिस्टन लगा होगा, तभी इसका मीनिंग। चलिए ये तो आई थिंक क्लियर है। अब यहां पर किसी भी लिक्विड को वेपराइज करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या होते हैं? जैसे यहां पर इस सिचुएशन की बात करते हैं, राइट नाउ तो ये इक्विलिब्रियम पर है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये पानी वेपराइज हो तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं इसका बाहर का प्रेशर इसके वेपर प्रेशर से कम कर दो, यानी 1 एटमॉस्फेयर से कम कर दो, तो वही वाली सिचुएशन आ जाएगी। जैसे यहाँ थी 1 और यहाँ ज्यादा, तो यहाँ 1 से कम, यहाँ 1, ये 0.9 भी कर दोगे तो ये पूरा पानी वेपराइज हो जाएगा, 0.9 भी कर दोगे तो पूरा वेपराइज हो जाएगा। तो बाहर का प्रेशर कम करके, एक तरीका प्रेशर चेंज करके, और अगर आप चाहते हो नहीं प्रेशर चेंज नहीं करें तो दूसरा तरीका वो टेम्परेचर बढ़ा दो, 373 से 400 कर दो, तो ये पूरा वेपराइज हो जाएगा। तो या तो टेम्परेचर बढ़ा के या बाहर का प्रेशर कम करके, ये दो तरीके हैं जिससे आप एक लिक्विड को वेपराइज कर सकते हो। अब हम यहाँ पर पहले डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे बाहर का प्रेशर चेंज करके। तो हेडिंग कुछ इस तरह से डाली, difference in vaporization of pure liquid and solution।
प्योर लिक्विड एंड सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड जब वेपराइज होते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। केस 1, with change in external pressure, with change in external pressure at constant temperature, A part for pure liquid, A part for pure liquid। पहले हम डिस्कस करें प्योर लिक्विड की। एक जैसे अभी वाटर वाले एग्जांपल, 373 केल्विन पर H2O है, बाहर का प्रेशर यहां पर हमें पता है 373 पर इसका वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर, बाहर का भी अगर 1 है तब तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बाहर का प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा कर दिया, यानी P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर, ज्यादा हो गया तो पिस्टन नीचे आएगा, ओनली लिक्विड में। और अगर बाहर का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम है तो ओनली, हाँ अगर बाहर का, यहां पे भी चाहो तो ओनली लिख देना। और अगर बाहर का प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर है, एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर है, तो लिक्विड प्लस गैस दोनों होगी। यानी इसको ऐसे कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर प्रेशर से ज्यादा अगर बाहर का प्रेशर है, वो पर्टिकुलर प्रेशर भी वेपर प्रेशर ही है। तो अगर प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा है तो ओनली लिक्विड, और वेपर प्रेशर से जैसे ही कम हुआ ओनली गैस। यानी 1 एटमॉस्फेयर से 1.01 भी कर दोगे ओनली लिक्विड, 0.099 भी कर दोगे, 0.99 भी कर दोगे ओनली गैस, ओनली गैस। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा प्रेशर पर पूरा लिक्विड, उससे कम पे पूरा गैस। ये किसके लिए हमने डिस्कस किया, प्योर लिक्विड के लिए। अब डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है, ये सब आपको लिखना है। फोर्स सॉल्यूशन, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं, नॉर्मली बुक्स में इस तरह से नहीं होती है, बुक्स में नहीं होता, कंपेयर करके नहीं बताया जाता। ये थॉट्स होते हैं बुक्स में है, लेकिन ये कंपैरिजन जो होता है ना, बहुत बार इस चैप्टर को मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि इस चैप्टर में हमारी डायरेक्शन क्या, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, वो ही नहीं पता चलता। बस टर्म्स निकाल देते हैं, राउट फ्लो होता है, वेपर प्रेशर होता है, कनेक्शन ही नहीं पता चलता, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का क्या कनेक्शन है, पता ही नहीं चलता। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तक नहीं क्लियर होता बहुतों को। तो फॉर सॉल्यूशन, फिर एक कंटेनर में हमने क्या लिया, वही एग्जांपल ले रहा हूं जो अभी हमने किया था, ए और बी के 1 1 मोल, थोड़ी सी वेपर्स बनी तो इसका प्रेशर कितना, 50। लेट से मैंने बाहर का प्रेशर भी कितना रखा हुआ, 50 mm। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन किया था 1 मोल ए और 1 मोल बी वाला, ए और बी के 1 1 मोल डाले मैं। यहाँ पर इनिशियली थोड़ी सी वेपर्स बनी थी, ये मान के चलो थोड़ी सी वेपर्स थी बनी हुई, पिस्टन को होल्ड किया हुआ था, थोड़ी सी वेपर्स बनी, पिस्टन को छोड़ दिया, बाहर का भी 50 अंदर का भी 50, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम। अब हम चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन और वेपराइज हो, तो जैसे यहां पर मैंने कहा था, जैसे ही हम बाहर का प्रेशर 0.9 करेंगे या 0.99 करेंगे, इस वाटर पूरा वेपराइज हो जाएगा 100%। धीरे 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 पिस्टन ऊपर जाएगा, पानी वेपराइज होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, पानी वेपराइज होगा, पूरा वेपराइज हो जाएगा। क्या लगता है यहां पर भी अगर मैं बाहर का प्रेशर 49 कर देता हूं, पूरा सॉल्यूशन वेपराइज हो जाएगा। देखते हैं क्या होगा, जैसे ही बाहर का 49 हुआ, अंदर का 50, पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, अंदर का प्रेशर कम होगा तो ये सॉल्यूशन वेपराइज होगा। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन वेपराइज तो होगा, लेकिन क्या ये वापस से ही अंदर का प्रेशर 50 कर देगा? नहीं, एक सॉल्यूशन जब वेपराइज होता है तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है। यानी अब जब ये सॉल्यूशन वेपराइज होगा तो वापस प्रेशर 50 नहीं करेगा, थोड़ा उससे कम होगा, 49.9 होगा। अंदर का 49.9, बाहर का 49, पिस्टन और ऊपर जाएगा,
अंदर का प्रेशर कम होगा, सॉल्यूशन ऊपर जाएगा। अब मान लेते हैं 49.8, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर सॉल्यूशन वेपराइज होगा। धीरे धीरे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन वेपराइज हो रहा है, लेकिन इसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। थोड़ी देर के बाद एक सिचुएशन आएगी जब इसका वेपर प्रेशर भी 49 हो जाएगा, 50 से कम होगी, 49 हो जाएगा। अब ये भी सॉल्यूशन अंदर प्रेशर कितना चाहता है, 49, बाहर भी प्रेशर कितना है, 49। सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, यानी इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। मतलब आपने बाहर का प्रेशर कम किया, कुछ सॉल्यूशन वेपराइज तो हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। अब आप चाहते हो कि और सॉल्यूशन वेपराइज हो, आप बाहर का प्रेशर 48 कर दो, फिर पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर सॉल्यूशन वेपराइज होगा, फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। धीरे धीरे जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 48 आ जाएगा, फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। अब आप सोचो आपने बाहर का प्रेशर कर दिया 45, याद है कुछ डेटा, सेकंड पार्ट वाला डेटा आ गया कि सॉल्यूशन वेपराइज होगा और जब ए के 0.5 मोल्स वेपराइज हो जाएंगे, तब तक हमने कैलकुलेट भी किया था, बी के कितने होंगे 0.25, तब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 45 आ जाएगा, बाहर का भी 45, अंदर का भी प्रेशर 45, सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम में। यानी सॉल्यूशन वेपराइज तो हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ, ए का 0.5, बी के 0.25 भी जाएंगे। अब आपने बाहर का प्रेशर कर दिया 37.5, क्या होगा आप समझ रहे हो, एक लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बचेगी, बाकी सारा वेपराइज हो चुका है। लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बचेगी, बाकी सारा वेपराइज हो चुका है। और अगर आपने बाहर का प्रेशर 37.5 से भी कम कर दिया, 37.5 से भी कम कर दिया, तो ये लास्ट ड्रॉप भी वेपराइज हो जाएगी और अब कंटेनर में केवल गैसेस रहेगी, ओनली गैसेस, ए और बी दोनों की, इसीलिए गैसेस लिखा है, केवल गैसेस रहेगी। अगर बाहर का प्रेशर आपने 37.5 से कम कर दिया, 37 कर दिया लेट्स से, अब 37 ओनली गैसेस है, 37 से 36 कर दिया, क्या होगा, गैसेस और एक्सपेंड होगी। 36 से 35 कर दिया, गैसेस और एक्सपेंड होगी, प्रेशर कम होगा डेफिनेटली। अब वापस उल्टा सोचो, 35 तक कर दिया था हमने, 35 से फिर हमने क्या किया, बाहर का प्रेशर 36 कर दिया, क्या होगी, गैसेस ए और बी की कंप्रेस होगी, लिक्विड नहीं बनेगा, कंप्रेस होगी। 36 से 37 कर दिया, फिर कंप्रेस होगी। 37.5 से थोड़ा सा ज्यादा, या 37 ही जिसे बोल देते हैं, 37.5 क्या तो कह सकते हो, एक ड्रॉप लिक्विड की बनेगी, पहली ड्रॉप लिक्विड की बनेगी, जैसे प्रेशर 37.5 से थोड़ा सा ज्यादा, या बराबर भी बोल सकते। ये जो फर्स्ट ड्रॉप बनती है वेपर से लिक्विड में, वह जो फर्स्ट ड्रॉप बनती है, इसको बोला जाता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट जब वेपर से फर्स्ट ड्रॉप लिक्विड की बनती है, किस प्रेशर पर बनेगा, 37.5 पर। अब आपने बाहर का प्रेशर मान लो फिर बढ़ा के 45 कर दिया, तो क्या होगा, 45 अगर कर दिया, ए के 0.5 मोल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, बी के 0.25 होंगे, ए के 0.5 और बी के 0.25। और अगर आपने बाहर का प्रेशर 50 कर दिया तो थोड़ी सी वेपर्स बचेगी, और जैसे ही बाहर का प्रेशर पी एक्सटर्नल 50 से ज्यादा कर दिया, ओनली लिक्विड। लेकिन जब तक प्रेशर 37.5 से 50 के बीच में था, लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये आया कि यहां पर एक पर्टिकुलर प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होने पर ओनली लिक्विड, उससे कम होने पर ओनली गैस। लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर प्रेशर नहीं, यहाँ एक रेंज आई है, इस 50 से ज्यादा होने पर ओनली लिक्विड, 37.5 से कम होने पर ओनली गैस। लेकिन इनके बीच में अगर आपने प्रेशर मेंटेन किया हुआ है तो लिक्विड प्लस गैस दोनों ही होंगे, यानी एक रेंज मिलेगी हमेशा, एक सॉल्यूशन के केस में हमेशा रेंज मिलेगी। हाँ, रेंज वेरी करेगी, ये 50, 37.5 और 50 है, कहीं और कुछ होगी, क्योंकि ये एक्स से एक्स बी इन पर डिपेंड करती है, ये एक्स से एक्स बी पर डिपेंड करेगी कि आपने सॉल्यूशन कैसे बनाया, पी ए नॉट पी बी नॉट की वैल्यू क्या है। तो सॉल्यूशन के केस में हमेशा एक रेंज आएगी। और आप सोच लो आपने कैसे निकाला था, 50 और 37.5 भी कैसे निकाला, उसके लिए आप सोच सकते हो 50 के टाइम पर यहां पर क्या बोला, 50 जब थोड़ी सी वेपर्स थी तब हमें एक्स से एक्स भी पता था, तो मैं आपको लिख देता हूं, पीटी जब आपने निकाला तो आपको एक्स से एक्स भी पता था, एक्स से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी।
थोड़ी सी वेपर्स बनी थी तो x से x भी पता था। और ये 37.5 जब लास्ट ड्रॉप लिक्विड की रह गई, तब हमें YA YB पता था। डायरेक्ट PT निकालना हो YA YB से तो फॉर्मूला YA/P प्लस YB। x से x भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं, x से x भी निकाल के भी कर सकते हो, बट ये भी तरीका है। लास्ट ड्रॉप जब रह गई तब प्रेशर कैसे निकाला, तब हमें YA YB पता था। एक तरह से ये x और XB इनिशियली जो थे वही यहाँ पर YA YB थे। ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन सेम नहीं है। ये फॉर्मूला आप सेम टाइम पर नहीं लगा रहे। ये जब थोड़ी सी वेपर्स बनी और ये जब लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची, ये 37.5 तब आया जब लास्ट ड्रॉप लिक्विड की बची। और जैसे ही आपने इससे प्रेशर कम किया, यानी इस PT से प्रेशर कम किया, पूरा वेपराइज हो जाएगा। और इस PT से ज्यादा किया, पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इस PT और इस PT के बीच में है, यानी वही 37.5 से 50 के बीच में है, तो कुछ लिक्विड भी होगा, कुछ गैस भी होगी, दोनों का मिक्सचर होगा। बात समझ में आई? बहुत थ्योरी, अच्छी खासी थ्योरी मैं आपको बता दूं। और ये थ्योरी आगे यहाँ पर क्या IITs में भी आप जाओगे तब भी आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि IITs में इससे आगे मैं कभी जो कर्व प्लॉट करूंगा वो यूज होते हैं, लेकिन बहुत बार हमें उनकी बेसिक्स ही नहीं पता होती कि ये कर्व कैसे है, वो ही नहीं पता होता। बहुत बेसिक पार्ट हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, ताकि जब हम हायर लेवल पर कुछ भी स्टडी करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। हर चैप्टर में हमने ऐसे ही किया है, बिल्कुल बेसिक चीजें आपको पता है। हर चैप्टर में हमने यही डिस्कस किया है, छोटी छोटी टर्म्स डिस्कस की है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो समझाया, मैंने आपको ये बताया कि क्यों हम हाइड्रोजन के रेफरेंस में मेजर करते हैं। हमने ये देखा कि कौन पहले डिपॉजिट होगा, कौन बाद में डिपॉजिट होगा, डेल्टा जी से डिसाइड करें या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिसाइड करें, हाइड्रोजन यानी वाटर से कंपेयर करना या H+ से कंपेयर करना, ये भी हमने देखा था। कंडक्टेंस में हमने ये देखा कि मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, ये हमने डिस्कस किया था। तो बहुत ही बेसिक लेवल से छोटी छोटी टर्म्स वो क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जेई एडवांस भी इसी तरह से क्वेश्चंस वो बहुत यानी वो बेसिक पार्ट में कुछ चेंज करके पूछते हैं, वो डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे सिलेबस के अंदर होना चाहिए, तो वो बेसिक्स पे जाके ही चेंज करते हैं। तो यहां पर अब अलग अलग सॉल्यूशन के लिए रेंज अलग अलग आएगी, ऐसा नहीं जैसे x से x भी चेंज होगा तो y YB भी चेंज होगा, ये रेंज भी अलग अलग आएगी। बट ये कंफर्म है, एक सॉल्यूशन के लिए हमेशा क्या आएगी, एक रेंज आएगी। जबकि प्योर लिक्विड के लिए क्या आएगा, एक पॉइंट होगा जिससे ऊपर लिक्विड उससे नीचे रेंज। अब मैं यहां पर एक फेज डायग्राम बना रहा हूं, प्योर लिक्विड का भी आप फेज डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, प्योर लिक्विड का। लेकिन जब हम फेज डायग्राम बनाते हैं तो उसमें देखो प्योर है तो कंपोजिशन वाला फैक्टर तो आते ही नहीं, तो प्योर लिक्विड के केस में P वर्सेस T का कर्व होता है। फेज डायग्राम में क्या बताता है कि सब्सटेंस सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैस में होगा, इसी तरह से। तो जैसे प्योर वाटर के केस में इस तरह से आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये फेज डायग्राम है प्योर लिक्विड। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दो वेरिएबल, लेकिन हमारे केस में प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्यूशन की बात करें तो तीन वेरिएबल हो गए, प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन। अब तीनों को एक साथ वेरी करके तो कर्व नहीं प्लॉट कर सकते, तो इसीलिए हम या तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं या प्रेशर को। जैसे इस पूरे डिस्कशन में हमने टेम्परेचर को क्या रखा, कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। फेज डायग्राम प्लॉट करना है, यहाँ पर फिर से वही बॉक्स डायग्राम बनेगी। अब मैं यहाँ पर Z लिखा हूं, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। Z0, ZA1, यहाँ A का मोल फ्रैक्शन 1, यहाँ A का मोल फ्रैक्शन 0। इस तरफ जाने पर A का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इस तरफ आने पर B का बढ़ेगा। Y एक्सिस पर क्या है, तो एक्सटर्नल प्रेशर, P नॉर्मली लिखा होता है, बट हाँ अच्छी तरह से प्रोनाउंस करो तो ये एक्सटर्नल प्रेशर है, पिस्टन लगा हुआ कंटेनर, उसमें बाहर का प्रेशर है। अब क्या है, अगर मेरे पास प्योर A है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन लिख किया था उसमें 75 था प्रेशर। अगर कंटेनर के बाहर का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से ज्यादा हुआ तो ओनली लिक्विड, वेपर प्रेशर से कम हुआ तो ओनली गैस, वेपर प्रेशर से ज्यादा हुआ तो ओनली लिक्विड, वेपर प्रेशर से कम हुआ तो ओनली गैस। और ये अगर प्योर भी है
अभी हमने ए को ज्यादा वोलेटाइल माना हुआ, इसीलिए मैंने इसको ऊपर रख दिया, इसको नीचे। इससे ज्यादा प्रेशर है ओनली लिक्विड, इससे कम है ओनली गैस, पर्टिकुलर पॉइंट वो वेपर प्रेशर से ज्यादा। लेकिन अगर एक सॉल्यूशन है तो हमें क्या मिलेगी, रेंज मिलेगी। जैसे हमने डिस्कस किया था मोल फ्रैक्शन, जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें ए और बी का मोल फ्रैक्शन सेम था 0.5 मिड पॉइंट। इसके लिए हमने क्या देखा कि अगर प्रेशर 50 से ज्यादा है, ये 75, ये 25, तो 50 कहीं ही होगा, तो ओनली लिक्विड। 37.5 से कम है ओनली गैस, यानी क्या मिली, रेंज। और इसके बीच में है तो लिक्विड प्लस गैस। डेफिनेटली किसी और कंपोजिशन के लिए करोगे तब भी आपके पास ऐसे ही 2 पॉइंट आएंगे, किसी और कंपोजिशन के लिए करोगे फिर से इस तरह से पॉइंट आएंगे। अब मैं आपको बताऊं, ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट करोगे, ये ऊपर वाले पॉइंट्स को सबको कनेक्ट करोगे तो पता क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। एक स्ट्रेट लाइन यहां पर आएगी। क्यों आई स्ट्रेट लाइन पता है, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट पीटी, ये ऊपर वाला प्रेशर ये कहां से आ रहा है, एक्स बी को मैं एक्स ए की टर्म में लिख सकता हूं, एक्स बी को मैं एक्स ए की टर्म में लिख सकता हूं, पहले भी हम कर चुके हैं एक्स, तो ये आ जाता है पी बी नॉट प्लस एक्स ए 1 माइनस, तो 1 माइनस पी ए नॉट माइनस पी बी। ये स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी जैसे जैसे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा पीटी वर्सेस, एक तरह से पीटी वर्सेस एक्स ए का आता है, पीटी वर्सेस एक्स ए लिख सकते हो। और इससे ज्यादा, क्योंकि इस टाइम पर थोड़ी सी वेपर्स बनी तो हमें एक्स से पता होता है, और इससे ज्यादा जैसे ही प्रेशर करोगे, जैसे इससे ज्यादा प्रेशर होगा, पूरा सब्सटेंस किस स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड। इससे ज्यादा लिक्विड, यानी ये एरिया लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा। और नीचे वाले सारे पॉइंट्स कहां से आ रहे हैं, इससे। नीचे वाले सारे पॉइंट इससे आ रहे हैं, तब हमें वाई भी पता। और इंटरेस्टिंग चीज वही जो एक्स से है वही है वाई है, यानी नीचे वाले सारे पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करें तो एक तरह से कर्व इसके भी जो पीटी वर्सेस वाई है, वाई बी को भी वाई की टर्म्स में लिख सकते हो, लेकिन साफ साफ दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। यस, ये कर्व कुछ इस तरह से होगा। ये कर्व किसके बीच में, पीटी वर्सेस वाई। इसीलिए मैंने यहाँ पर जेड लिखा है, नॉर्मली नहीं लिखा होता बट जेड इसलिए लिखा है। ये दो कर्व्स प्लॉट किए हैं। जब आप इस कर्व की बात करो तो ये पीटी वर्सेस एक्स है, और जब नीचे वाले कर्व की बात करो तो ये पीटी वर्सेस वाई है। और चाहिए बस वाई ये बोलना, ये 0.5 वही रहेगा, ये 0.5, ये 0.75 अगर है, ये 0.25 है, ये तो वही, इसमें कोई। बट इसको आप बोलोगे क्या, एक्स या वाई, ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये ऊपर वाला कर्व है तो x बोलेंगे, नीचे वाला कर्व है तो y बोलेंगे, क्योंकि ये pt वर्सेस x का कर्व है और ये pt वर्सेस y का कर्व है। यानी हमने एक फेज डायग्राम यहाँ प्लॉट कर दिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस कैसे, इसको कैसे समझोगे, इसको ऐसे समझो कि मान लो अब आपने इस कंपोजिशन का कोई सॉल्यूशन बनाया, एक सॉल्यूशन ऐसा बनाया जिसमें a के 0.25 मोल्स और b के 0.75 मोल्स, यानी x से 0.25, x भी 0.75, ये हो गया। अब हमें देखना कि इसकी रेंज क्या होगी। एक तरीका तो ये, ऊपर वाला प्रेशर निकालना है तो मुझे x से x भी पता है, यहां से pt ऊपर वाला प्रेशर निकाल दूंगा और यहां से नीचे वाला, यानी वही x से x भी यहां पुट करूंगा, और ये नीचे वाला प्रेशर, ये ऊपर वाला प्रेशर, रेंज आ गई, मैथमेटिकली आंसर आ गया। बट दूसरा ऑप्शन, अगर ये ग्राफ आपके पास ऑलरेडी है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये सॉल्यूशन है, ये प्रेशर यहां से आएगा ऑब्वियसली, ये प्रेशर y एक्सिस पर है, इससे ज्यादा प्रेशर ओनली लिक्विड, इससे कम प्रेशर ओनली गैस, और इन बिटवीन प्रेशर है तो लिक्विड प्लस गैस। बिना कैलकुलेशन किए हुए काम हो गया अगर ग्राफ है तो। ये वाला सॉल्यूशन है, इससे ज्यादा प्रेशर है ओनली लिक्विड, इससे कम प्रेशर है ओनली गैस, और प्रेशर इसके बीच में है तो लिक्विड प्लस गैस। यानी हमें अब किसी एक्सटर्नल प्रेशर पर फिजिकल स्टेट क्या होगी वो पता चल गया। यही तो बताता फेज डायग्राम, पानी की केस में भी तो यही बता रहा है कि इस प्रेशर, जैसे ये प्रेशर है, अब टेम्परेचर ये है तो ओनली सॉलिड, ये है तो ओनली लिक्विड, ये है तो ओनली गैस। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग होगा, और अगर ये टेम्परेचर है तो लिक्विड प्लस गैस। यहाँ पर भी हमें वही पता चला है, इसीलिए इसे हम कहते हैं फेज डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन का फेज डायग्राम है।
ये समझ में आना चाहिए। बुक्स में नॉर्मली z नहीं लिखा होता है, x ही लिखा होता है। मैंने z इसीलिए लिखा ताकि आपको याद है कि हाँ x एक्सिस पर x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, कर्व पर डिपेंड करेगा। देखो ये दो अलग अलग कर्व भी आप बना सकते थे, इसको अलग बनाओ, इसको अलग बनाओ। एक में लिख दो PT वर्सेज x है, दूसरे में लिख दो, या एक में लिख दो एक्सटर्नल प्रेशर वर्सेज x है, दूसरे में लिख दो एक्सटर्नल वर्सेज y है। बट फिर इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी। इंपॉर्टेंस तो तभी समझ में आएगी जब आप एक साथ इसको प्लॉट करो। देखिए थ्योरी भी है, मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है। जो हमने यहाँ सीखा है उसको मैंने यहाँ प्लॉट किया, तो थोड़ी मैथमेटिकल थॉट डेवलप करनी होगी। क्या आया, अभी यही खत्म नहीं होगा ये, अभी मैं आपको और बताऊंगा इसके अंदर। अभी तो ये कर्व आया है, हमने कर्व को प्लॉट किया है, इसका यूज भी तो पता होना चाहिए। एक यूज तो मैंने बता दिया, रेंज पता चल रही, बट इसके अलावा बहुत कुछ यूज है। इवन आप ये कह सकते हैं सब कुछ मैथमेटिक्स से डिराइव हुआ है, लेकिन जिनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती, मान लो हाई फाई, तो उसका ये सब्स्टिट्यूट है ग्राफ। अब भूल जाओ व्हाट इज राउल्स लॉ, क्या है नहीं पता, ऑप्शन नहीं आता, लेकिन ये कर्व आपके सारे पर्पस सॉल्व कर देगा। और यही होता है जब रिसर्च की जाती है ना, यही होता है। हर रिसर्च में ऐसे ही होता है कि एक रिसर्च में बहुत सारी नॉलेज यूज होती है भाई, मैथ्स की, फिजिक्स की, हो सकता है। मैं आपको फैक्ट बता दूं, फैक्ट है हर एक साइंटिस्ट इतना परफेक्ट नहीं होता कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब आती है। जैसे होता है ना डॉक्टर्स के केस, हार्ट के डॉक्टर को ब्रेन के बारे में नहीं पता होता, बोन्स के बारे में नहीं पता होता, यही चीज यहाँ पर भी। बट क्या होता है, ग्रुप होता है, एक टीम होती है, कोई मैथ्स में एक्सपर्ट होता है, कोई फिजिक्स में, कोई केमिस्ट्री में, इस तरह से। या फिर आजकल सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो पर्पस सॉल्व कर देते हैं हमारा। हाई लेवल मैथमेटिक्स से ये चलो इससे काम हो जाएगा, तो वो ये भी एक तरह का वही सब्स्टिट्यूट है। अब पता चला जिसको केमिस्ट्री में क्या सॉलिड होगा, वेपर होगा, उसको ये पता करना है कि क्या होगा, फिजिकल स्टेट क्या होगी। अब उसको फिजिकल स्टेट पता करनी है, और पता चला कि वो पढ़ क्या रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसी से निकालना पड़ता है। सीधा सीधा ग्राफ हो आया होगा कैसे भी, बट हाँ हमें समझ में आना चाहिए। राइट नाउ हमें तो वो समझ में आना चाहिए कि कर्व कैसा है, कि हाँ इस तरह से हम फाइंड आउट। बट ये जरूर है केमिस्ट्री वालों को इतना पता होना चाहिए कि ये चीज मैथ्स में हम ऐसे निकाल सकते हैं, उसका सिंपल मेथड पता होना चाहिए। ये नहीं कि पता ही नहीं कैसे सॉल्व होगा, ये पता तो कम से कम होना चाहिए कि यार इसकी कंपोजिशन निकालने का ये नहीं तो एक और तरीका है, इतना जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो केस 1 चल रहा है, वो भी थोड़ा बाकी। अभी हम केस 1 चल रहा है, उसमें भी 1-2 पॉइंट्स और बताऊंगा। फिर हम केस 2 लेंगे जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर को वेरी करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे।